हेलो नितिन भाई पब्लिक। तो कैसे आप सब, आई होप बढ़िया ही होंगे। तो मैं आज फिर से लेकर आ गया हूँ क्लास 10th लाइफ प्रोसेस का एक और टॉपिक जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, जो कि मेनली आप जानते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। तो हो जाइए तैयार, लेट्स स्टार्ट इट। चलिए समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन किसी भी चीज का एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचना, एक जगह से कोई भी चीज दूसरी जगह पे पहुंच जाता है मूव होकर, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। तो मैं एक लाइन में वही लिखा हूं, ट्रांसपोर्टेशन कैन बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ एनी सबस्टांस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। किसी भी पदार्थ का, एनी सबस्टांस, कोई भी पदार्थ एक जगह से उसका मूवमेंट दूसरी जगह हो जा रहा है, ये क्या कहलाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा। तो हम इसे बायोलॉजी में क्यों पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन। जैसे मान लो कोई सामान लाना हो, आप कोई भी सामान ऑर्डर करते हैं, कपड़ा ऑर्डर करते हैं या कोई भी सामान आप जब ऑर्डर करते हैं तो कहीं से वो ट्रांसपोर्ट होके आता है, कंपनी में बना, कंपनी से आपके पास आ रहा है, तो वहाँ से उस सामान का क्या हो रहा है, वहाँ से आपके पास तक मूवमेंट हो रहा है, तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन। तो हम बायोलॉजी में शरीर में, हमारे शरीर में, पेड़ पौधे के शरीर में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन किन किन चीज़ों का हमारे शरीर में होता है। तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हमारे शरीर में होता है। ट्रांसपोर्टेशन को हिंदी में कहते हैं परिवहन। एक जगह से किसी दूसरे जगह पे जाना है, क्या होता है, परिवहन कहलाता है। तो हमारे शरीर में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। न्यूट्रिएंट्स सबस्टांस जो होते हैं, यानी जो पोषक पदार्थ होते हैं, उनको हमारे शरीर में क्या किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाया जाता है। ठीक, और साथ ही साथ आपको ये जानना होगा कि वाटर और पोषक पदार्थों के साथ साथ, यानी पानी और पोषक पदार्थों के साथ साथ जो हमारे शरीर में खराब पदार्थ हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, जिसे हम डेली क्या करते हैं, अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, उन पदार्थों का भी क्या होता है, हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो उसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और ये ट्रांसपोर्टेशन इंसानों में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, और पेड़ पौधों में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है। इंसानों के अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन एक सिस्टम के द्वारा होता है जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जिसमें तीन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, ब्लड वेसल्स और हार्ट। ब्लड क्या होता है, रक्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, खून। और खून जिस रास्ते से गुजरता है, जिस पाथवे में गुजरता है, जिसे हम नस कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ब्लड वेसल्स बोलते हैं, और उस रक्त को, उस ब्लड को पंप करने वाला जो ऑर्गन है वो क्या है, हार्ट है। ठीक, तो पहले हम ये समझ लें कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन किसी भी सबस्टांस का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर में, हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे शरीर में जितने भी मेटाबॉलिक्स एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी क्या किया जाता है, हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और पेड़ पौधे के भी शरीर में क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। द वेस्ट मटेरियल और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट शुड ऑल्सो मूव टू द रीजन ऑफ एक्सक्रीशन, यानी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जैसे यूरिन हो गया, ये एक्सक्रीटरी रीजन, यानी जिस रीजन से वो निकलता है उसी को एक्सक्रीटरी रीजन बोलते हैं। उसकी सहायता से क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, निकल जाता है। और अगला मैं क्या बताया हूं, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स टेक प्लेस टू सर्कुलेटरी सिस्टम विच इंक्लूड्स ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। यानी एनिमल्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सिस्टम के द्वारा होता है, जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जिसमें आता है ब्लड वेसल्स, हार्ट, रक्त जिसमें बहता है, नसें, और उस रक्त को, उस खून को पंप करने वाला ऑर्गन है हार्ट। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में चलिए अब हम, तो हमने अभी जाना कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। तो अब हम समझते हैं कि ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, मानव के अंदर परिवहन कैसे होता है। तो मानव के अंदर परिवहन दो सिस्टम के द्वारा होता है, एक है सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। मानव शरीर के अंदर दो सिस्टम के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, पहला होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो सबसे पहले हम समझेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, फिर हम समझेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। जब सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर हम बढ़ेंगे किस पे, लिम्फेटिक सिस्टम की तरफ। तो
सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर 3 मेन पार्ट्स होते हैं, ब्लड वेसल्स और हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर 3 मेन पार्ट्स होते हैं, ब्लड होता है यानी कि खून, ब्लड वेसल्स यानी जिसमें खून बहेगा, जो नसें होते हैं, जो पाइप्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, और उन ब्लड्स को पंप करने वाला जो ऑर्गन होता है वो होता है हार्ट, हृदय, जिसको हम दिल कहते हैं। तो ब्लड क्या है? सर्कुलेटरी फ्लूइड है। सर्कुलेटरी फ्लूइड का मतलब जो हमारे शरीर में सर्कुलेट करता है, जिसके द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वो हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं। वो किसके द्वारा हो पाता है? ब्लड के द्वारा। वही हमारे ब्लड ही सर्कुलेटरी फ्लूइड है, ठीक। और ये ब्लड जिसके अंदर, जिस पाइप के अंदर फ्लो होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स ब्लड के लिए एक रास्ता है, पाथवे है, ठीक। और इस ब्लड को पंप करने वाला जो ऑर्गन है वो क्या है? हार्ट है। तो इन तीनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, फिर हमको समझ में आ जाएगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है और मानव के अंदर परिवहन कैसे होता है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो चलिए हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम सर्कुलेटरी सिस्टम का पहला हिस्सा ब्लड से। ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू हम उसे कहते हैं जो किसी एक हिस्से को दूसरे हिस्से से कनेक्ट करने का काम करता है, वैसे टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो ब्लड तो आपको पता है हमारे पूरे शरीर को कनेक्ट किए हुआ है ब्लड। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड फ्लूइड तो है, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है क्या? ब्लड। फिर ये ब्लड बनता कहाँ है? ये तो हमें समझ में आ गया कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। बनता कहाँ पे है ब्लड? तो ब्लड बनता है हमारे बोन मैरो के अंदर। कहाँ बनता है? बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो कहाँ होता है? बोन की जो अंदर का एरिया होता है, बोन का जो अंदर का सरफेस होता है, जैसे हमारा हाथ है, बोन के अंदर हॉलो सरफेस होता है, यानी जैसे पाइप के अंदर हॉलो सरफेस होता है, पाइप के अंदर गड्ढा होता है, ऐसे अंदर खाली जगह होता है, इसी तरह हड्डियों के अंदर भी खाली जगह होता है। उस वाले हिस्सों को बोन मैरो कहते हैं, और वहीं पे क्या बनता है? ब्लड सेल्स बनते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं? बोन मैरो के अंदर बनते हैं। ब्लड सेल्स का कलर कैसा होता है? तो ये रेडिश कलर के होते हैं। ब्लड सेल्स स्लाइटली अल्काइल होते हैं। स्लाइटली अल्काइल का मतलब ये बेसिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? बेसिक। क्यों? क्योंकि इनका पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच इनका कितना होता है? 7.4। अगर किसी का भी पीएच 7 से नीचे रह रहा है यानी वो एसिड है, 7 है यानी न्यूट्रल है, 7 से अधिक है तो क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। तो ब्लड जो होता है हमारा बेसिक नेचर का होता है। कभी आपका हाथ कट उठ जाए तो कई बार क्या होता है, हाथ कट जाने पे हम तुरंत उस हाथ को क्या कर लेते हैं? मुंह में डाल लेते हैं कि ये हमारा ब्लड खराब ना हो जाए। तो ऐसा आप जब भी मुंह में तुरंत दबा देते हैं इसको, तो जो ब्लड का टेस्ट होता है वो थोड़ा सा साल्टी टाइप का होता है, नमकीन टाइप का होता है। क्यों? क्योंकि वो बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि उसका पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। साथ ही साथ ब्लड कैसा सोल्यूशन है? ब्लड कोलाइडल सोल्यूशन है। ब्लड कैसा सोल्यूशन है? कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है? जब आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो कोलाइडल सोल्यूशन में आपको पढ़ाया जाएगा ऐसा सोल्यूशन जिसमें अगर आप कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में, यानी शीशे ग्लास में, अगर उसमें कोलाइडल सोल्यूशन आप बनाते हैं, अगर उसे टॉर्च को आप, जैसे आप मान लीजिए सादा पानी लिए, शीशे का ग्लास है, टॉर्च अगर उसमें आप जला रहे हैं तो टॉर्च का जो लाइट होगा एकदम बाहर निकल के चला जाएगा। लेकिन पानी आप लिए हैं उसमें कोलाइडल सोल्यूशन है। कोलाइडल सोल्यूशन में क्या होता है? बीच बीच में छोटे छोटे कण आ जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं। जब आप टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च का जो लाइट होता है उस पार्टिकल से टकरा के पूरे ग्लास में बिखर जाता है। वो टॉर्च की लाइट आगे तक पास नहीं हो पाता है। तो कोलाइडल सोल्यूशन ब्लड भी है, ब्लड भी कोलाइडल सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये क्या होते हैं? पार्टिकल्स के रूप में होते हैं। इसीलिए ब्लड को भी क्या कहा जाता है? कोलाइडल सोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। और जो ब्लड होता है मेल के अंदर यानी पुरुष के अंदर 5.5 लीटर होता है और फीमेल के अंदर 5 लीटर होता है, यानी पुरुष के अंदर 5.5 लीटर और महिलाओं के अंदर कितना लीटर होता है? 5 लीटर होता है।
तो ये हो गया हमारा ब्लड के बारे में। अब हम समझेंगे कि ब्लड का हिस्सा कौन कौन सा होता है, जिसमें प्लाज्मा, WBC, RBC और प्लेट्स के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में जानेंगे। तो एक बार फिर से हम लोग इसको ब्लड को रिवाइज कर लेते हैं। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड बनता कहाँ है, बोन मैरो में। फिर ब्लड रेडिश कलर का होता है। ब्लड स्लाइटली अल्काइल होता है, इसका pH 7.4 होता है। ये ब्लड एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। ब्लड जो होता है मेल के अंदर 5.5 लीटर होता है, ब्लड फीमेल के अंदर 5 लीटर होता है। अब हम समझेंगे ब्लड के पार्ट्स के बारे में। हमने जाना है ब्लड होता क्या है, अब हम समझेंगे कि ब्लड के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो उसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे ब्लड का दो मेजर हिस्सा होता है, दो मेन हिस्सा होता है। एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड सेल्स। ब्लड का दो बड़ा हिस्सा, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड सेल्स। ठीक, प्लाज्मा कितना होता है, 55%। ब्लड का 55% जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ब्लड का 55% जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और ब्लड का 45% यानी 45% जो हिस्सा होता है वो क्या होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं। ये तो समझ में आ गया कि ब्लड का दो हिस्सा, एक हो गया प्लाज्मा, एक हो गया ब्लड सेल्स। प्लाज्मा कितना 55%, ब्लड सेल्स कितने 45%। अब देखेंगे प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर H2O होता है। क्या होता है, H2O मतलब कि वाटर। प्लाज्मा का 90 से 92% जो भाग होता है, जो हमारे ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है, प्लाज्मा का 90 से 92% जो भाग होता है, जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, पानी होता है। ठीक, बाकी उसके अलावा जो 8 से 10% जो बचते हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, हार्मोन्स और कुछ गैसेस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। प्लाज्मा का जो सबसे ज़्यादा हिस्सा है 90 से 92% प्लाज्मा पानी होता है। बाकी जो 8 और 10% जो बचता है उसमें न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, हार्मोन्स और O2 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। ये समझ में आ गया। अब आते हैं ब्लड सेल्स में। ब्लड सेल्स कितने होते हैं, 45%। इसके अंदर 3 मेन हिस्सा होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पल्सेस या रेड ब्लड सेल्स भी आप कह सकते हैं। इसका होता है वाइट ब्लड कॉर्पल्सेस या वाइट ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं। और ये हो गया प्लेटलेट। ठीक, RBC का जो साइंटिफिक नेम होता है, RBC का जो टेक्निकल नेम होता है वो क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। RBC का जो टेक्निकल नेम होता है वो क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। WBC का जो टेक्निकल नेम होता है वो क्या होता है, ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट का जो टेक्निकल नेम होता है वो क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। RBC एरिथ्रोसाइट, WBC ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट। फिर से बोलेंगे, RBC एरिथ्रोसाइट, WBC ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट। RBC के बारे में जान लेते हैं कि RBC क्या होता है। पहले मैं इन तीनों के बारे में बता दूंगा है क्या, फिर इसके बारे में जानेंगे कि ये काम क्या क्या करते हैं। ठीक, तो RBC देख लेते हैं। RBC यानी कि एरिथ्रोसाइट, ये रेड कलर के होते हैं। क्यों होते हैं, रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ब्लड लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन किस में होता है, RBC। तो RBC रेड कलर का होता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को HB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हीमोग्लोबिन उपस्थित होने की वजह से, हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट होने की वजह से जो RBC होता है किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। RBC का शेप कैसे होता है, तो RBC बाइकनकेव शेप का होता है। किस शेप का, बाइकनकेव शेप का। ये रहा बाइकनकेव शेप। अगर आप मम्मी खाना बनाती हो या सिस्टर खाना बनाती हो तो आटा थोड़ा सा लीजिएगा। जो आटा सानने के बाद जो होता है, जब रोटी बनाने वाले होते हैं लोग, तो उसमें छोटा सा गोल बना के और बीच में से जब दबा देंगे वो जो शेप बनेगा, अंदर से बीच में दोनों चपटा हुआ और बाहर से पूरा गोल, वो जो शेप होगा वही शेप के, उसी शेप का क्या होता है, हमारा रेड ब्लड कॉर्पल्सेस होते हैं, एरिथ्रोसाइट हमारा होता है। अब बात करते हैं WBC यानी कि ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट का कोई कलर नहीं होता है, ल्यूकोसाइट कलरलेस होते हैं। WBC कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स कलरलेस होते हैं। इसमें 5 सेल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान कराते हैं। तो
5 टाइप्स ऑफ डिफेंस सेल्स प्रेजेंट इन WBC। व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर 5 तरीके के डिफेंस सेल्स पाए जाते हैं। उन पांचों का हमको नाम जानने से अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में वो नहीं दिया है। बस ये जान लीजिए कि 5 तरह के डिफेंस सेल्स पाए जाते हैं। बाकी इसका पांचों का नाम आप 11th में पढ़ेंगे और उसका काम भी पढ़ेंगे। फिर इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप इरेगुलर होता है, इसका कोई शेप ही नहीं होता है। ठीक, अब आते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का टेक्निकल नेम जो है वह है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, स्मॉल सेल फ्रेगमेंट, यानी ये किसी सेल्स में से टूटा हुआ छोटा छोटे क्या होते हैं, ये हिस्से होते हैं। स्मॉल सेल फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट मतलब टूटा हुआ हिस्सा। ये किस शेप का होता है, ये बाई कन्वेक्स शेप का होता है। किस शेप का होता है, बाई कन्वेक्स शेप का। तो तीनों समझ में आ गया, आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स। अब हम इन तीनों का काम देखेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, अब मेरे साथ आप बोलेंगे ब्लड। ब्लड का दो हिस्सा, एक हो गया प्लाज्मा जो कि ब्लड के अंदर 55% पाया जाता है। दूसरा हो गया ब्लड सेल्स जो ब्लड के अंदर 45% पाए जाते हैं। प्लाज्मा के अंदर जो सबसे ज़्यादा हिस्सा होता है H2O यानी कि वाटर, वो 90 से 92% होता है। बाकी 8 से 10% में जो आते हैं, जिसमें आता है न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, हार्मोन्स या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। ब्लड सेल्स के अंदर 3 मेन पार्ट्स पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBC और प्लेटलेट्स। आरबीसी का जो टेक्निकल नाम है एरिथ्रोसाइट्स, WBC का जो टेक्निकल नाम है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट का जो टेक्निकल नाम है थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी रेड होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाई कनकेव शेप होता है। बात करते हैं WBC की, तो व्हाइट ब्लड सेल्स कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। इसके अंदर 5 डिफेंस सेल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने का काम करता है, और इसका शेप इरेगुलर होता है, यानी ये किसी भी शेप का नहीं होता है। WBC का ना कोई कलर ना कोई शेप, इसके अंदर 5 डिफेंस सेल्स पाए जाते हैं। फिर आते हैं प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट। ये प्लेटलेट्स स्मॉल सेल फ्रेगमेंट होते हैं और इसका शेप बाई कन्वेक्स शेप का होता है। इतना पूरा समझ में आ गया। अब हम समझेंगे कि आरबीसी का क्या फंक्शन है, WBC का क्या फंक्शन है और प्लेटलेट का क्या फंक्शन है। तो हमने अभी पढ़ा आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में कि ये होते क्या है। अब हम देख लेते हैं इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो फंक्शन मतलब इनके कार्य क्या क्या होते हैं। तो आरबीसी का काम क्या होता है, कैरी ऑक्सीजन यानी O2 फ्रॉम लंग्स टू सेल्स। यानी आरबीसी का काम होता है कि लंग्स से, यानी जब हम सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा ऑक्सीजन हमारे फेफड़े के पास गया, लंग्स के पास गया, यहाँ से लंग्स के पास से ब्लड क्या करता है, ब्लड उस ऑक्सीजन को शरीर के हर एक सेल्स के पास पहुँचा देता है। तो आरबीसी का काम क्या हो गया, ये क्या करता है, कैरी करता है, ऑक्सीजन को लंग्स से लेता है और कहाँ पहुँचा देता है, हर एक सेल्स तक पहुँचा देता है। दूसरा इसका काम क्या है, कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल्स टू लंग्स। अब देखो, एक तो हो गया कि लंग्स से ऑक्सीजन लिया और पूरे सेल्स तक पहुंचा दिया। दूसरा काम कि पूरे सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है और लंग्स के अंदर पहुंचा देता है। उसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देते हैं, बाहर एक्सहेल कर देते हैं, सांस के दौरान छोड़ देते हैं। तो आरबीसी का काम हो गया कि ऑक्सीजन को फेफड़े के पास से पूरे शरीर के सेल्स के पास पहुंचाया। दूसरा कि पूरे सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के तक लाके पहुंचाया। ये हो गया आरबीसी का काम, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन में ये काम किया। ये WBC का काम क्या होता है, WBC का काम होता है हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट कराना, बीमारियों से लड़ता है, ये हमें सुरक्षा प्रदान कराता है। कौन, WBC। तो ये डिफेंस का काम करता है, बचाव का काम करता है। ये क्या करता है WBC, जब भी इसके अंदर कोई भी कीटाणु आ जाएंगे, कोई भी बैक्टीरिया आ जाएंगे जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, वो उस समय ये क्या करता है, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, जिसे वो क्या होता है, उन्हें मार दिया जाता है। और इसके अंदर सेल्स होते हैं, मैं अभी बताया हूँ इससे पहले कि WBC के अंदर, व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर 5 प्रकार के डिफेंस सेल्स होते हैं। तो कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया, उससे क्या होगा कि जो जर्म्स बैक्टीरिया आए रहेंगे उसको मार दिया जाएगा।
फिर जो मरे रहेंगे, यानी जो जर्म्स हैं, जो बैक्टीरिया वो मर गया है, उसको ख़त्म भी तो करना है, अब उसको तो वहीं पे छोड़ेंगे नहीं। तो उसी में से WBC का ही एक प्रकार का सेल्स होता है जिसको क्या करता है, इनगल्फ कर लेता है, यानी सेल्स क्या कर लेगा, उसको अपने अंदर समाहित कर लेगा। तो एक बात समझ में आया कि जब भी कोई जर्म्स या बैक्टीरिया शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो WBC व्हाइट ब्लड सेल्स से क्या प्रोड्यूस होता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, जिससे उस जर्म्स या बैक्टीरिया को मार दिया जाता है। फिर WBC का ही सेल्स उस बैक्टीरिया, मरे हुए बैक्टीरिया जर्म्स को क्या कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है। तो इसका मतलब ये कि क्लींस डेड सेल्स, WBC क्या करता है, डेड सेल्स को भी क्लीन करता है। अगर कोई शरीर के अंदर कोई डेड सेल्स है, कोई मरा हुआ सेल्स है, तो उसको भी इनगल्फ करने का काम कौन करता है, WBC। तो ये बात समझ में आ गया कि अगर कोई भी जर्म्स बैक्टीरिया शरीर के अंदर घुसेंगे तो WBC एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, जो एंटीबॉडीज उस जर्म्स या बैक्टीरिया को मार देगा। फिर सेल्स के द्वारा उसको इनगल्फ कर लिया जाएगा और डेड सेल्स को हमारे शरीर में क्या किया जाएगा, क्लीन कर दिया जाएगा। तो मेनली WBC क्या करता है, हमें बीमारियों से लड़ाने में मदद करता है, बीमारी को हराने में मदद करता है, हमें बीमार होने से बचाता है। कौन, WBC। RBC का तो समझ ही गया। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, जिसका टेक्निकल नाम थ्रोम्बोसाइट है। प्लेटलेट्स का काम होता है हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। प्लेटलेट हमारा हेल्प करता है खून का थक्का बनाने में, रक्त का थक्का बनाने में। जब भी हमारे शरीर का किसी भी हिस्से में से कटिंग हो जाती है, कहीं भी कुछ कट लग जाता है और वहाँ से जब ब्लीडिंग होने लगती है, खून बहने लगता है, तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि खून बहना अपने आप बंद हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे थोड़ा सा खरोच आया, ठीक, खरोच आने के बाद से ब्लड निकलेगा, खून बाहर निकलेगा, लेकिन कुछ समय बाद वो खून अपने आप धीरे धीरे क्या होते जाएगा, जमने लगेगा और खून बाहर आना बंद हो जाएगा। ये किसकी वजह से हो पाता है, ये सिर्फ और सिर्फ हो पाता है प्लेटलेट्स की वजह से, क्योंकि प्लेटलेट्स का काम ही होता है खून का थक्का बनाना। समझ में आ गया, इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं कि RBC एंड प्लेटलेट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस, यानी जो RBC होता है और प्लेटलेट्स होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। RBC और प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। उसके बाद each hemoglobin molecule is red due to presence of iron and carry 4 oxygen molecules। इस लाइन का मतलब क्या है कि हमने ये पढ़ा कि RBC रेड क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। अब पूछा जाएगा हीमोग्लोबिन क्यों रेड होता है, तो हीमोग्लोबिन रेड होता है इसीलिए क्योंकि उसके अंदर आयरन पाया जाता है। अब आप सुने होंगे कि सेब के अंदर, सुने क्या होंगे, ऐसा होता ही है कि सेब के अंदर आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो आयरन देखिएगा, आप जब भी सेब खाएंगे, सेब खा के छोड़ देते हैं तो उस पर मोर्चा लग जाता है। जैसे लोहा पे मोर्चा लगता है, आयरन पे तो मोर्चा लग जाता है, इसी तरह सेब पे भी मोर्चा लग जाता है। तो वो भी देखना किस कलर का हो जाता है, वो भी रेड कलर का हो जाता है। इसीलिए हीमोग्लोबिन रेड क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर आयरन पाया जाता है। समझ में आया। अब क्या कह रहा है, कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को क्या कर लेते हैं, एक साथ लेके ढोते हैं। जैसे RBC के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को पकड़ेगा और अपने साथ लेके हर एक सेल्स के पास जाएगा। समझ में आ गया। ये था फंक्शन ऑफ RBC, WBC और प्लेटलेट्स, और ये कुछ फैक्ट्स के क्वेश्चन थे। समझ में आ गया। अब हम समझेंगे कि ओवरऑल ब्लड का क्या फंक्शन होता है। ये तो हम प्रॉपर समझेंगे कि WBC का क्या काम होता है, RBC का, और WBC प्लेटलेट्स का क्या काम होता है। अब पूरे ब्लड का क्या काम होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो अभी हम समझेंगे कि RBC, WBC और प्लेटलेट का काम क्या होता है। तो अब हम समझेंगे कि पूरा जो ब्लड हमारे होते हैं उनके क्या कार्य होते हैं, यानी ओवरऑल ब्लड का क्या काम होता है, रक्त का क्या काम होता है। तो ब्लड का काम होता है ट्रांसपोर्ट करने का। क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल, हार्मोन्स, etc। यानी जो हमारा ब्लड होता है ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। हमने देखा RBC ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा ब्लड न्यूट्रिएंट्स यानी जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन करता है। हमारा जो ब्लड होता है वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं, अगर मान लीजिए वेस्ट मटेरियल कोई हमारे शरीर में है, अगर उसको वहीं छोड़ दिया जाए तो हमारे शरीर के नुकसानदायक हो जाएगा।
तो हमारा ब्लड उसको ले जाके घूमते घूमते किसको देता है, किडनी, और किडनी उसको छान के निकाल देता है, फिर हम उसे एक्सक्रीटरी रीजन से बाहर कर देते हैं। तो हमारा जो ब्लड होता है वेस्ट मटेरियल का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है हमारे शरीर में, साथ ही साथ हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और भी कई सारे ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ब्लड। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल, हमने वाटर पढ़ा ही था, हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। दूसरा थर्मो रेगुलेशन, इसका मतलब क्या, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, यानी जो हमारे शरीर का तापमान होता है, इस तापमान को मेंटेन रखने का काम कौन करता है, हमारा ब्लड करता है। शरीर के तापमान को मेंटेन करने का काम कौन करता है, ब्लड। जैसे शरीर का जो तापमान होता है हमेशा एक ही जैसे होता है, अगर बाहर ठंडी हो तब भी शरीर का तापमान वैसे ही बराबर रहता है, अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो फिर भी शरीर का तापमान वही रहता है। जैसे ठंडी के दिनों में बाहर का जो टेम्परेचर होता है बहुत गर्म होता है, ठंडी के दिनों में हमारे जो बाहर का टेम्परेचर होता है ठंडा होता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर का टेम्परेचर क्या होता है, गर्म होता है। जैसे आप हवा मुंह में से निकालते हैं, जो खूब ठंडा लगता है तो हम लोग हाथों में ऐसे करके क्या करते हैं, फूंकते हैं, तो जो हवा निकलता है एकदम गरम गरम हवा निकलता है। क्यों? क्योंकि हमारे से भले से ही बाहर का टेम्परेचर ठंडा या गर्म हो जाए, लेकिन हमारे शरीर का टेम्परेचर वही का वही रहता है। क्यों? क्योंकि ब्लड की वजह से थर्मो रेगुलेशन करता है ब्लड। जैसे हमारे शरीर में जैसे ब्लड फ्लो करता है, तो ब्लड का फ्लो करने की वजह से वहाँ पे ब्लड रगड़ कर रहा है, शरीर के अंदर फ्रिक्शन हो रहा है, और फ्रिक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, टेम्परेचर। जैसे आप अपने हाथों कैसे रगड़ रहे हैं, ठीक, हाथों को रगड़ रहा है, इन दोनों हाथों के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरह हमारा ब्लड भी तो हमारे शरीर में दौड़ रहा है इधर उधर, तो उसके बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, इसी कारण वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, किसकी वजह से, ब्लड की वजह से। फिर अगला क्या है, डिफेंस। हमारा जो ब्लड होता है हमारे बचाव का काम करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज। ये किससे बचाता है, हमें रोगों से बचाता है, बीमारियों से बचाता है। कौन? ब्लड बचाता है, जिसमें हम पढ़ रहे थे ना WBC के बारे में। तो WBC का काम क्या होता है, डिफेंस फ्रॉम जर्म्स, बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया आएगा तो बीमारी होगा, यानी हमें बीमारी से बचाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। फिर ब्लड क्लोटिंग, देखिए खून बह रहा है, तो खून बह रहा है उसको बंद करने का काम भी ब्लड करता है, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, और प्लेटलेट्स का काम क्या हो रहा था, वो हेल्प कर रहा था ब्लड को क्लॉट करने में, यानी खून का थक्का बनाने में। तो ब्लड क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग यानी स्टॉप ब्लीडिंग, खून के बहाव को क्या कर देता है, रोक देता है। तो ये था हमारे ब्लड का फंक्शन, यानी खून का क्या काम, रक्त का कार्य था। पहला ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। दूसरा थर्मो रेगुलेशन, हमारे शरीर की टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तीसरा डिफेंस, हमें बीमारियों से बचाता है। चौथा ब्लड क्लोटिंग, हमारे शरीर में कहीं भी कटिंग हो जाता है शरीर में, तो उसे उस ब्लड को क्लॉट करने का, थक्का बनाने का काम करता है, जिससे हमारे खून का बहाव क्या हो जाए, रुक जाए। तो ये था हमारा ब्लड। ब्लड हमने पढ़ा कि ब्लड क्या होता है, फिर हम पढ़े कि ब्लड के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, उनके कार्य, और ओवरऑल ब्लड के कार्य भी हम देख लिए। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। किसके बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में। अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया तो कहना क्या है, लाइक तो कर ही देंगे, और हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को बताइए कि हम यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं और आपको लाभ हो रहा है। तो कमेंट में भी बताइए और अपने दोस्तों को भी बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।